हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ विश्वास न्यूज़ एक्सप्लेनर सीरीज। आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में। कुछ समय पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने के लिए अपील की। ये लेटर था तो कॉन्फिडेंशियल, लेकिन किन्हीं कारणों से ये लीक हो गया। लेकिन लीक हो जाने के बाद ऑपोजिशन पार्टीज ने इस इशू को जोर शोर से उठाया। पार्लियामेंट प्रेमाइसेस में राहुल गांधी की लीडरशिप में ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट तक किए और हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी हटाने की डिमांड की। फिलहाल इंडियन कंज्यूमर्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी देना पड़ता है, जो काफी देशों से ज्यादा है। इसके बाद गवर्नमेंट ने इस मैटर को कंसीडर करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का फॉर्मेशन किया, जिसने लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर इस जीएसटी को खत्म करने की रिकमेंडेशंस दी हैं। अब इसका फाइनल डिसीजन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में ही लिया जाएगा, लेकिन कई लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट की नवंबर में होने वाली मीटिंग में इस पर कोई मेजर डिसीजंस लिए जा सकते हैं। अब सवाल ये कि इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट कितना बड़ा है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और आज मैं और अभिषेक इसी टॉपिक पर डिटेल में चर्चा करेंगे। अभिषेक, हमने बात की नवंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग की। ऐसे में इस मीटिंग से क्या आउटपुट्स एक्सपेक्टेड है रिलेटेड टू दिस टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग? बिल्कुल, चूँकि जीएसटी हटाने की मांग हो रही थी और उस मांग पे विचार करने के लिए ज़रूरी था कि एक जीओएम का गठन किया जाए। तो सरकार ने उसी मांग के मुताबिक, जैसा कि अभी आपने कहा कि चिट्ठी लिखी सरकार के एक मंत्री ने सरकार के दूसरे मंत्री को, और वो चिट्ठी लीक हो गई और विपक्ष को लगा कि एक ऐसा मसला है जिसको हाथों हाथ उन्होंने लपक लिया। और उसके बाद सरकार ने कहा कि ठीक है, हम विचार करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स की उन्होंने का फॉर्मेशन किया और उसने ये रिकमेंडेशन किया है कि हटाया जाना चाहिए। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक इसी महीने होनी है, उसमें फैसला इसके पक्ष में होने की संभावना ज़्यादा है। दो वजहों से ऐसा होने की संभावना ज़्यादा है। एक तो कि ये प्रो पीपल मसला है, हेल्थ एक ऐसा, और अभी आपने देखा कि हाल ही में प्रधानमंत्री जो बीमा योजना है, गवर्नमेंट की जो स्कीम है, उसमें भी सरकार ने उसकी जो लिमिट है उसको बढ़ाया है। और उसमें चूँकि वो बजट में किया गया अनाउंसमेंट था, तो वो एक प्रो पीपल फैसला है। और सरकार इस तरह का कोई भी फैसला करेगी तो उसका सीधा सीधा संबंध जो है आम आदमी के जीवन पे पड़ने वाला है। और न केवल आम आदमी के, बल्कि हम सभी मिडिल क्लास जो इसमें आते हैं, जो सैलरीड है, हम सभी को पता है कि हम एग्जेम्पशन, जो पुरानी वाली टैक्स एग्जेम्पशन स्कीम है, उसके लिए भी ये ज़रूरी होता है कि आप उस तरह के पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरा मानना है कि ये प्रो पीपल है, इसका इम्पैक्ट। और दूसरा, हेल्थ ऐसा मसला है जिस पे संभवतया ही किसी को इनकार हो सकता है, इसलिए इस पे फैसला लिए जाने की संभावना पक्ष में ज़्यादा नज़र आ रही है, जो हमें लगता है। तो हम बात कर रहे हैं हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस दोनों की। अच्छा, ऐसे में अगर जीएसटी क्योंकि चांसेस आर कि इसे हटाया भी जा सकता है क्योंकि रिकमेंडेशंस ऐसी हैं, ऐसे में अगर ये जीएसटी हटा दिया जाता है तो व्हाट शुड बी द एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी और ऑन अदर क्राइटेरियाज? देखिए, बीमा एक ऐसा मसला है कि अगर आप इस, जैसे भारत के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें इस डिसीजन को, तो आप पाएंगे कि अन्य देशों के मुकाबले जो इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है, जिसको हम लोग बीमा पैठ या पहुंच बोलते हैं, वो बेहद कम है। किसी भी देश में जो इंश्योरेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसको मापने के लिए दो इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स का इस्तेमाल हम करते हैं। एक होता है इंश्योरेंस पेनिट्रेशन और एक होता है इंश्योरेंस डेंसिटी। इन अ वेरी सिंपल टर्म अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब ये है कि कुल जीडीपी में जो इंश्योरेंस की हिस्सेदारी है वो कितनी है। और जो बीमा डेंसिटी, जिसको बीमा घनत्व बोलते हैं, इंश्योरेंस डेंसिटी बोलते हैं, उसका ये मतलब होता है कि पर, जैसे एक होता है पर कैपिटा इनकम, वैसे ही पर कैपिटा प्रीमियम क्या है। तो जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है भारत में, आप जब कंपेयर करेंगे अन्य देशों के मुकाबले, तो आप पाएंगे कि भारत में वो करीब 4% के आसपास है। 4% से थोड़ा कमी है जो भारत में बीमा पैठ है। और अगर अमेरिका जैसे आप देश की बात करेंगे तो पाएंगे कि 11% से ज़्यादा है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो आंकड़ा है वो कितना डिफरेंस है। और साथ ही साथ ये भी बताता है कि जिस मार्केट में इतना कम इंश्योरेंस पेनिट्रेशन हो,
उस मार्केट में उस देश की कितनी बड़ी आबादी बीमा के दायरे से बाहर है। तो जब आप बीमा पॉलिसी से जीएसटी को हटाएंगे और उसके प्रीमियम का अमाउंट कम होगा तो उसका एक्सपेंशन होगा और एक बड़ी आबादी जो है, जो अभी बाहर है इंश्योरेंस के कवरेज से, उसको उसके अंदर दायरे में लाने में हमें मदद मिलेगी। एक मैं आंकड़ा कोट करना चाहूँगा जो ये बताएगा कि ओवरऑल क्या तस्वीर पेश करता है। इरडा जो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, इरडाई जिसको हम बोलते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की 2022-23 की जो सालाना रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 131 अरब डॉलर प्रीमियम राशि, यानी कुल वैश्विक जो इंश्योरेंस प्रीमियम है उसमें ये हिस्सेदारी 1.9% है, के साथ जो भारत का जो बीमा बाज़ार है वो दुनिया का 10वां बड़ा बाज़ार है, 10th मार्केट है, और 2032 तक जो है इसके 6ठा बड़ा बाज़ार होने का अनुमान है। इसमें जो सबसे ऊपर पहले पायदान पे जो मार्केट है वो है अमेरिका, जिसका कुल प्रीमियम जो है $3 ट्रिलियन, आप समझ सकती हैं। और उसके बाद दूसरे नंबर पे चीन है जहां 698 अरब डॉलर प्रीमियम, ये हम प्रीमियम अमाउंट के आधार पे उसकी रैंकिंग को तय की गई है। और 363 अरब डॉलर प्रीमियम के साथ ब्रिटेन तीसरे नंबर पर, और 338 डॉलर प्रीमियम के साथ जापान चौथे नंबर पर, और 261 बिलियन डॉलर प्रीमियम के साथ फ्रांस 5वें नंबर पर है। और वहाँ पे जो भारत की पोजीशनिंग है वो है 131 अरब डॉलर के साथ, जो अभी 10वें पायदान पे है। तो ये आंकड़ा ये बताता है कि जो भारत का इंश्योरेंस मार्केट है वो बहुत ही छोटा है, और उसमें जो उसके ग्रोथ की जो संभावना है वो बहुत ही अपार है, वो संभावनाएं बहुत ही व्यापक हैं। और इस फैसले का जो असर है वो ये होगा कि जब वो चीज़ें सस्ती होंगी, अफोर्डेबल होंगी, तो उस दायरे का विस्तार करने में मदद मिलेगी। तो एक्सपेंशन होगा ओवरऑल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट से ज़्यादा, क्योंकि अभी मार्केट ही बहुत छोटा है, तो एक्सपेंशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 4% पेनिट्रेशन है हमारे यहाँ, अगर आप एडवांस्ड इकोनॉमी की बात करें 11% के मुकाबले। यू आर टॉकिंग अबाउट द कंबाइंड हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस पिक्चर टुगेदर। अगर हम सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो वो पिक्चर कैसी है? ओके, हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में अगर हम देखेंगे तो आप पाएंगे कि अगेन मैं एक डेटा को कोट करना चाहूँगा जो ये बताता है कि 2022-23 में, ये मैं अगेन इरडाई की रिपोर्ट को कोट कर रहा हूँ कि 2022-23 में जो जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज हैं उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के तौर पे करीब 89,492 करोड़ रुपए का प्रीमियम जो है उन्होंने कलेक्ट किया, जो पिछले साल के मुकाबले अगर आप कंपेयर करेंगे तो 23% का हाइक है। तो ये भी ये एक राइजिंग पैटर्न को दिखाता है। और जो सबसे दिलचस्प आंकड़ा है अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस में देखेंगे तो वो स्टेट के आंकड़े जो हैं वो अपने आप में एक मुकम्मल कहानी की कहानी हमारे सामने रखते हैं। वो कैसे? तो वो ये बताता है, अगेन मैं एनुअल रिपोर्ट को ही कोट कर रहा हूँ 2022-23 का, कि भारत के जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों की जो ओवरऑल हिस्सेदारी है और उसके मुकाबले जो अन्य राज्य, बल्कि पूरा देश कह ले, 5 राज्य को हटा दे तो पूरे देश की जो हिस्सेदारी है वो मात्र 36% है हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में। ये 5 कौन से स्टेट्स हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं? बिल्कुल, ये 5 स्टेट अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, मैं उसी ऑर्डर में बोल रहा हूँ, तमिलनाडु, गुजरात और दिल्ली हैं। तो अगर महाराष्ट्र की अकेले 2022-23 में महाराष्ट्र राज्य की हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम में जो हिस्सेदारी है वो 29.5% है, कर्नाटका की 11% है, तमिलनाडु की 10%, गुजरात की 7% और दिल्ली की 6.5%। तो अकेले महाराष्ट्र जहां 30% का योगदान देता है और पूरे देश का योगदान 36% है। तो ये आपको बताता है कि ये 5 राज्य जिनकी जो ओवरऑल हिस्सेदारी है और जो बाकी अन्य राज्य हैं उनकी हिस्सेदारी में बहुत ही एक बड़ा इम्बैलेंस है। तो जब कभी भी ऐसे फैसले लिए जाएंगे जिसका असर पॉलिसी के लिहाज से, चूँकि हम कह सकते हैं कि आप जब उस पर जीएसटी को घटाएंगे तो आप पाएंगे कि न केवल उस बीमा कवरेज का उसके दायरे का विस्तार होगा, बल्कि ये जो डिवाइड है, ये एक स्टेट वर्सेज जो अदर कंट्री के बीच का जो डिवाइड है, मुझे लगता है कि ये इसे भी पाटने में मदद मिलेगी। अभी इन आंकड़ों से ये साफ पता चलता है कि एक जो बड़ी आबादी है जो हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में है और उसका बेनिफिट उठाने की स्थिति में है, वो इन्हीं 5 राज्यों तक सीमित है। बाकी देश की भूमिका, बाकी देश जो है उस बेनिफिट से
वंचित हैं, और अगर ये काम होता है, अगर ऐसा फैसला लिया जाता है, तो मुझे लगता है कि इस बड़ी वंचित आबादी को उस दायरे में लाने में मदद मिलेगी। राइट। अभिषेक, आज की अगर आप करेंट कंटेक्स्ट में बात करें तो जो वुमेन वर्क फोर्स है, द वुमेन ऑफ इंडिया, देखा जा रहा है कि जो वुमेन वर्क फोर्स है उसका नंबर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इंश्योरेंस के लिहाज से वेयर डू वी स्टैंड एज अ कम्युनिटी, जो वुमेन है, वेयर डू दे स्टैंड? चूँकि भारत एक तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, और हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे इकॉनमी एक्सपैंड कर रही है, उसमें जो विमेन पार्टिसिपेशन है वर्कफोर्स में, वो लगातार राइज कर रहा है। और अभी करीब जो हमारा कुल जनसंख्या में महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो लगभग 49% के आसपास है। 2022-23 की जो इरडाई की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि महिलाओं के लिए जो कुल पॉलिसी जारी की गई वो 97.38 लाख थी, जो 2021-22 में 34.7% के मुकाबले कुल जारी पॉलिसियों का 34.20% है। इसमें भी जो एक दिलचस्प आंकड़ा है वो ये है, जो टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं और जो बल्कि टॉप 5 और बॉटम 5 स्टेट्स को आप देखेंगे तो आप ये पाएंगी कि जो टॉप 5 स्टेट्स हैं जीवन बीमा में, यहाँ हम ओवरऑल बीमा की बात कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसमें कर्नाटका, केरल, मिजोरम, सिक्किम और मेघालय जो हैं वो टॉप 5 स्टेट्स आते हैं, जहाँ के महिलाओं की लाइफ इंश्योरेंस में जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा उस मामले में सबसे ज़्यादा है। और जब आप लोअर 5 या बॉटम 5 की बात करते हैं तो वहाँ पे गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और लद्दाख के आंकड़े सामने आते हैं। ये आंकड़ा भी यही बताता है कि न केवल जेंडर वाइज बल्कि जो बेस है इंश्योरेंस के दायरे में आने वाला, वो बहुत ही लिमिटेड है। अब आप उसको देखने का नज़रिया और फिल्टर अलग अलग हो सकते हैं। आप उसे जेंडर वाइज एनालाइज कर लें, आप उसे स्टेट वाइज एनालाइज कर लें, आप उसे कम्युनिटी वाइज एनालाइज कर लें। ओवरऑल जो फाइंडिंग निकल कर के आएगी वो यही बताएगा आपको, बल्कि वो डेटा से स्पष्ट भी है कि जो मौजूदा स्थिति है, जो मौजूदा रिजीम है, उस रिजीम में इसके जो बेनिफिशियरी कम्युनिटी है उसकी संख्या कम है, वो बेस कम चौड़ा है। अगर ऐसा फैसला होता है तो वो बेस बढ़ेगा और उसके दायरे में और लोग शामिल होंगे। तो अगर हम ग्लोबल सिनेरियो की बात करें और एक पूरी दुनिया से अगर कंपैरेटिव फिगर्स निकालें, तो वेयर डज इंडिया स्टैंड और क्या पॉसिबिलिटीज हैं इंडिया के लिए, अगर इफ वी ड्रॉ एन इन्फ्लुएंस फ्रॉम द ग्लोबल स्टैंडर्ड? ग्लोबल स्टैंडर्ड के मामले में जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेटा था, जैसा कि अभी हम लोगों ने जिक्र किया, जो इंश्योरेंस डेंसिटी और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मामला है, उसमें इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का हमने जिक्र किया था कि कैसे भारत का जो वो है वो 4% के आसपास है और यूएस 11% से ऊपर जाता है। वैसे ही जो इंश्योरेंस डेंसिटी का जो दूसरा मानक है जो इम्पॉर्टेंट है, वो ये बताता है कि पर कैपिटा इंश्योरेंस, जैसे पर कैपिटा इनकम हम जीडीपी में कंपेयर करते हैं, वैसे ही ये बताता है कि पर कैपिटा प्रीमियम अमाउंट क्या है। तो उसमें आप पाएंगे कि ये जो रिपोर्ट है ये आरी सिग्मा वर्ल्ड इंश्योरेंस रिपोर्ट है, और 3/2023 की रिपोर्ट से मैं कोट कर रहा हूँ कि इसमें जो भारत है, भारत पाकिस्तान और इंडोनेशिया से ऊपर है। आप समझ सकती हैं कि जो बीमा डेंसिटी है वो भी ये मानक भी बता रहा है कि भारत में इस दिशा में काफ़ी कुछ किया जाना है। अब रही बात कि अन्य बाज़ारों के मुकाबले और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि जो पिछले 2 साल रहे हैं वो 2 साल एक अनसर्टेनिटी का ईयर रहा है ग्लोबल इकॉनमी में, जहाँ पे ग्लोबल इकॉनमी की रफ्तार और अन्य देशों की जो जीडीपी रफ्तार है वो कई वाजिब कारणों से उसमें बाधा आई। सप्लाई चेन का इशू था, रशिया यूक्रेन का मामला था। लेकिन जो एक दिलचस्प बात ये थी कि इन सभी अनिश्चितताओं के बावजूद, इन सभी अनिश्चितताओं के बीच हमने देखा कि जो ग्लोबल अर्थव्यवस्था है उसमें सुस्ती और महंगाई के बावजूद बीमा बाज़ार जो है वो बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ा। इंश्योरेंस मार्केट जो है उसकी पोजीशनिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही। अब अगर हम देखेंगे कि आंकड़े इसके बारे में क्या बताते हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें मैं जीवन बीमा यानी लाइफ इंश्योरेंस और नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों को कोट करके बता रहा हूँ कि ओवरऑल मार्केट का आउटलुक क्या कहता है। तो उस मार्केट में आप देखेंगे कि जो एडवांस्ड इकॉनमीज हैं
एडवांस्ड इकोनॉमीज़ का जो प्रीमियम के आधार पे जो ग्रोथ रेट है वो -1.8% के आसपास है। और उसमें जो सबसे ब्राइट स्पॉट है, जैसे उभरते इमर्जिंग इकोनॉमी, वो पॉजिटिव 2.1 है। एशिया प्रशांत का जो वो है वो -0.1 है। और इसमें जो सबसे दिलचस्प है वो है भारत, जिसका ग्रोथ रेट जो है प्रीमियम वृद्धि के आधार पे, एक्चुअल प्रीमियम वृद्धि के आधार पे वो 7.7% है। सो अगेन जो है ये बताता है कि जहाँ दुनिया के अन्य बाज़ार एक सुस्ती या आप कह लें कि मंदी की स्थिति से गुजर रहे हैं, वहाँ पे भारत में जो इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट की जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, वो न केवल प्रॉमिसिंग है बल्कि बेहद मजबूत है। वो मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, वो मार्केट तेज़ी से एक्सपेंड कर रहा है। अभिषेक, मार्केट एक्सपैंड कर रहा है, पर मार्केट के छोटा होने के कारण क्या सस्ता हेल्थ केयर है? क्योंकि कंपेयर टू अदर मेजर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, भारत का हेल्थ केयर कंपैरेटिवली सस्ता है। कुड दैट बी द रीज़न कि ये मार्केट उतना बड़ा नहीं है, द इंश्योरेंस मार्केट? देखिए, उसकी वजह जैसे एक मैं देख रहा था जब हम ये लिख रहे थे इस पे कि भारत का ओवरऑल जो इंश्योरेंस मार्केट है उसका जो समग्र आउटलुक है वो क्या है, तो उसमें मुझे एक 10 मई 2024 की रिपोर्ट मिली, इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट, जो लोकल सर्कल्स के एक सर्वे के हवाले से प्रकाशित रिपोर्ट है। और वो रिपोर्ट ये बताता है कि पिछले 12 महीनों में जो इस सर्वे में शामिल लोग थे, सर्वे में कुल 11,000 लोगों की राय ली गई थी, उसमें से 52% ने ये माना कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स ने ये एडमिट किया कि उनके प्रीमियम में करीब 25% से अधिक का इजाफा हुआ है, विच इज़ अ वेरी ह्यूज। एक साल में करीब 25% प्रीमियम अमाउंट का बढ़ना जो है वो ये बता रहा है कि जो वो एक अफोर्डेबिलिटी की तरफ इशारा कर रहा है, पहली बात। दूसरा, जैसा कि आपने कहा, चूँकि भारत की पहचान, बल्कि मैं कहूँगा कि वो भारत की ताकत है, जिसको हम लोग बोलते हैं हेल्थ टूरिज्म, चूँकि हेल्थ केयर यहाँ पे सस्ता है अन्य विकसित देशों के मुकाबले, इसलिए जो ग्लोबल फुटफॉल है, जो यहाँ आते हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। तीसरा ये है कि कोविड के बाद आप पाएंगे कि इसकी बढ़ने की एक वजह ये थी कि कोविड की वजह से हुआ नुकसान, और दूसरा कि अवेयरनेस लोगों में काफ़ी आया। पब्लिक हेल्थ केयर के साथ साथ प्राइवेट हेल्थ केयर है, और प्राइवेट हेल्थ केयर आपको पता है कि उसका कॉस्ट कितना बड़ा है। तो एक अवेयरनेस जो है कि आपके पास जो लिटरेसी वाला पार्ट है, आप देखेंगे कि आप टीवी पे कितने सारे ऐड देखते हैं कि आपके पास बीमा होना चाहिए, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस के फॉर्म में हो, टर्म इंश्योरेंस के फॉर्म में हो। तो एक अवेयरनेस जो पोस्ट कोविड एरा में आया है, उसकी वजह से लोगों की जागरूकता बढ़ी है और उन लोगों ने इसको परचेज करना शुरू किया है। एक जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते थे ऑफ लाइफ लॉस, आई वुड वांट टू पुट इट लाइक दैट, एक उससे डेविएट हो गई चीज़ें कि सडन लाइफ लॉस से लोगों में जो आई थिंक अवेयरनेस आता है, कोविड प्लेड दैट। किसी ने वो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे जनरेशन में हम वो कहानियाँ सुना करते थे कि कभी किसी ज़माने में फ्लू की वजह से इतना इस कदर नुकसान हुआ। ये हमारे समय में, ये ऐसे समय में आपदा आई थी जब लोग डिजिटली अवेयर थे, और हमने देखा कि कैसे लोग डिजिटली शिफ्ट हुए। तो मुझे लगता है कि वो हेल्थ केयर शिफ्टेड डिजिटली, यस, हेल्थ केयर, कैसे हम लोग कोविड के दिनों में जब घर में बंद थे तो डॉक्टर से कंसल्ट, मैं वही कह रहा था कि कंसल्टेशन हम लोग वीडियो पे कर रहे थे। तो इन सब ने, मुझे लगता है कि पोस्ट कोविड जो है उसने एक जो एक कवर होता है, लाइफ कवर जो होता है, इवन न केवल हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, बल्कि कोविड ने एक और फैक्टर इंड्यूस किया कि अगर परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है, एक अनफॉर्चुनेट लॉस जिसे हम कहते हैं, तो उसके बाद परिवार का क्या, तो उसने भी टर्म इंश्योरेंस, अलग अलग जो सिनेरियो हैं, अलग लोगों ने उसके मुताबिक अपने रिक्वायरमेंट को प्लान किया। तो टर्म इंश्योरेंस भी लोगों ने खरीदना शुरू किया, लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, चूँकि ये न केवल कवर, न केवल आपकी पर्सनल सेफ्टी को इंश्योर करता है, बल्कि ये टैक्स के लिहाज से भी आपकी मदद करता है। इसलिए जो प्रोवाइडर्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी है, द केस पहले हम लोग जो यूजुअली ज़्यादातर लाइफ इंश्योरेंसेस लेते थे, उसका मेजर कारण टैक्स सेविंग होता था, ऑब्वियसली डेविएटिंग फ्रॉम अदर रीजंस, बट नाउ द अवेयरनेस इज देयर। सो आप देखेंगे कि जैसे इस जो इवॉल्विंग नीड्स ऑफ कस्टमर है ना,
कि हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं पोस्ट कोविड में, तो आपको टैक्स भी बचाना है, आपको कवर भी चाहिए, आपकी जेब से ज़्यादा पैसे भी नहीं जाने चाहिए। तो इन सभी परिवार की सेफ्टी भी चाहिए, है ना। तो इन सभी को देखते हुए कि हाउ मार्केट कैसे इवॉल्व कर रहा है, क्यों मार्केट को बढ़ाने की ज़रूरत है और क्यों मार्केट तेज़ी से फैल रहा है। जहाँ बाकी जो चैलेंजिंग सिचुएशन है वहाँ पे भारत का मार्केट तेज़ी से ग्रो कर रहा है, क्योंकि एक तो नीड है और दूसरा ये सारे जो फैक्टर जब एक साथ मिल जाते हैं तो जो इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने फिर कई सारे कस्टमाइज्ड ऑफरिंग दी, कई सारे जिसमें आप एक ही प्रोडक्ट को खरीद करके आप कवर भी ले सकते हो, आप उसके साथ साथ टैक्स की भी बचत कर सकते हो। सो ओवरऑल इन सभी का जो सिनेरियो है वो इसी बात की ओर इशारा कर रहा है कि ये एक तेज़ी से बढ़ता मार्केट है। भारत का वर्कफोर्स जो है, जो कि जीडीपी एक्सपेंड कर रही है, तो वर्कफोर्स भी एक्सपेंड कर रहा है और जितना बड़ा वर्कफोर्स होगा उतनी बड़ी उसकी ज़रूरतें होंगी। बीमा को लेकर के सरकारी अपने स्तर से जो है उनका एक विज़न है इंश्योरेंस फॉर ऑल गवर्नमेंट का, जो उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में जो है जिसका उन्होंने जिक्र किया। तो ओवरऑल अगर आप इसे देखेंगे तो पाएंगे कि ये केवल 2047 तक सबके लिए बीमा, ये गवर्नमेंट का मिशन है। तो सरकारी पुश भी जो है वो भी है। तो ओवरऑल सारा जो फैक्टर है वो इसको वो इंसेंटिव के तौर पे सामने आ रहा है, जो इस मार्केट को एक्सपेंड करने की दिशा में उठाया जाने वाला कदम है। अगर सरकार वो फैसला लेती है तो वो भी इस मार्केट को फर्दर पुश एक पुश देने वाला फैसला साबित होगा। अगर हम हेल्थ पर ओवरऑल स्पेंडिंग की बात करें तो इंडिया में लोगों की प्रायोरिटी क्या है? देखिए, इंडिया में चूँकि इंडिया एक इमर्जिंग इकॉनमी है, जैसा कि हम बार बार जिक्र करते हैं, और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में जो स्वास्थ्य और जो शिक्षा होता है वो सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार से ये उम्मीद की जाती है कि वो इस मद में सबसे ज़्यादा खर्च करेगी। 2024-25 में जो हेल्थ मंत्रालय का जो कुल आवंटन है वो 90,659 करोड़ रुपए है, जो 23-24 के संशोधित अनुमान के मुकाबले 13% अधिक है। तो आप जब अगर पिछले स्वास्थ्य पे जो भारत सरकार का खर्च है अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें लगातार इजाफा हो रहा है, चूँकि तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में, चूँकि हम लोग एक जो हमारी अर्थव्यवस्था का स्वरूप है वो वेलफेयर इकॉनमी का है, इसलिए सरकार से ये उम्मीद की जाती है और सरकार का यह दायित्व भी है कि वो स्वास्थ्य और शिक्षा पे उसका ध्यान रहे और उसका खर्च सबसे ज़्यादा हो। 2024-25 में के बजट को लेकर के जो पीआरएस का एनालिसिस रिपोर्ट जब मैं देख रहा था तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है जो इस बात की, बल्कि इस विमर्श को आगे बढ़ाता है कि अमूमन जब हेल्थ और एजुकेशन पे होने वाले खर्च का जिक्र किया जाता है तो हमेशा ये कहा जाता है कि ये खर्च जो है किसी भी वैसे देश में लगातार बढ़ना चाहिए जो इमर्जिंग है, या जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी शिक्षा और स्वास्थ्य के दायरे से बाहर है और उसकी बढ़ती लागत की वजह से वो शिक्षा और स्वास्थ्य को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है पॉलिसी एडवोकेसी की तरफ से कि सरकार का खर्च इस पर बढ़ना चाहिए। तो ये जो एनालिसिस रिपोर्ट है इसमें उन्होंने नेशनल हेल्थ पॉलिसी की रिपोर्ट को कोट किया है, और ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 जो है इसने ये कहा कि राज्य और केंद्र दोनों को मिला करके कि जो टोटल हेल्थ पे होने वाला खर्च है वो टोटल जीडीपी का 2.5% होना चाहिए, राज्य और केंद्र दोनों को मिला करके। और 2019-20 में जो ये खर्च था वो 1.4% रहने का अनुमान था। तो आप समझ सकती हैं कि ये कितना बड़ा गैप है। 2022-23 में इसके 2% रहने का अनुमान है। अब सवाल ये है कि ये गैप की तरफ इशारा कर रहा है। अब अगर आप कंपेयर करेंगे भारत बनाम अन्य देशों के मुकाबले तो आप पाएंगे कि चीन पर जो है सरकारी खर्च वो 3% के आसपास है टोटल जीडीपी का, दक्षिण अफ्रीका और कोरिया का 5% के आसपास का खर्च है, कनाडा का 8%, अमेरिका और जर्मनी का 9% और ब्रिटेन का 8% है। सो ये आंकड़े बताते हैं कि सभी देशों में जो वेलफेयर इकॉनमी है वो स्वास्थ्य पे होने वाला जो खर्च है, जो टोटल एलोकेशन ऑन हेल्थ है जीडीपी के मुकाबले, उसमें लगातार इजाफा हो रहा है और उनकी प्राथमिकता इस खर्च को बढ़ाने की है। और यही भारत में भी देखने को मिल रहा है कि भारत का जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, बेशक हम उस टारगेट से पीछे हैं जो रिकमेंडेड टारगेट है, लेकिन आप पाएंगे कि वो खर्च लगातार वो जो एलोकेशन है वो लगातार बढ़ाया ही जा रहा है। तो ये एक
जीडीपी बनाम जो हेल्थ एक्सपेंडिचर है, ये इसका एक आंकड़ा है और वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो हेल्थ है और जो एजुकेशन है वो एक बड़ी प्रायोरिटी है। सरकारें उसको प्राथमिकता के साथ ले रही हैं और आंकड़े भी यही बता रहे हैं कि उसकी तरफ जो उनका जो शिफ्ट है वो बिल्कुल एक्सपेंशन की तरफ ही है। तो आज की चर्चा रही इंश्योरेंस पर और हमने कोशिश करी हम ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके सवाल हो सकते हैं उनके जवाब दें इस डिस्कशन में। अब सबकी निगाहें रहेंगी नवंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग पर और देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या निकल के आता है इस मीटिंग के बाद। आई होप आपको ये चर्चा अच्छी लगी होगी। ऐसे ही अगर आप किसी और टॉपिक पर डिस्कशन चाहते हैं, रिसर्च वर्क चाहते हैं, कोई एक्सप्लेनर चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक फॉलो करिए विश्वास न्यूज़ और रहिए अपडेटेड।